हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसको अगर समझ लिया जाए तो चुटकियों में हल किया जा सकता है इसके क्वेश्चन को। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप बहुत अच्छा से उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यहाँ पे ज्योग्राफी का जो मेन सिलेबस कवर होगा वो होगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल के कवर सिलेबस और यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी का सिलेबस। इन दोनों सिलेबस को मैंने ऐसे मर्ज किया है ताकि आप बेसिक से हाई लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, हर कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीका से समझ पाएँ। ये जो यूट्यूब चैनल होगा वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी के लगभग सारे ही कंटेंट अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से वो लोग हेल्प ले सकते हैं। दूसरे स्टेट पीसीएस या फिर दूसरे जो भी एसएस सीजीएल और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी के हर एक मटेरियल उपलब्ध होगा। तो वहाँ से आके यहाँ से वो वीडियो देख के अपना कॉन्सेप्ट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा। ट्रू और वेरीफाइड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। जितना भी गवर्नमेंट और जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं और जो बेहतरीन पब्लिशर्स के बुक हैं उसी बुक से कंटेंट बनाया जाएगा, ताकि जो मटेरियल हो, जो कंटेंट है वो ट्रू हो, वेरीफाइड हो, किसी तरह का उसमें फॉल्स ना हो। सारे वीडियोस के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैप एक्सप्लेनेशन होगा। सप्ताह में एक दिन मैप का क्लास होगा जिसमें आपको मैप को समझने का, जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी मटेरियल होंगे उन सभी मटेरियल में कुछ ना कुछ मैप और डायग्राम जरूर दिए होंगे। जिस भी मटेरियल में मैप और डायग्राम की आवश्यकता होगी वहाँ पे मैप और डायग्राम निश्चित रूप से दिए होंगे, क्योंकि मैप और डायग्राम ही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में अगर मैप और डायग्राम आप ठीक से बना पाएँ, ठीक से एक्सप्लेन कर पाएँ तो उससे काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है। इसीलिए मैप और डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैप और डायग्राम का भरमार होगा हर एक मटेरियल में। साथ ही साथ जैसे ही कोई पॉइंट, कोई भी यूनिट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद ही जस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और कोई भी टाइम वेस्ट ना किया जाएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो ये होगा सिलेबस मेरा, जहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। लास्ट के जो दो टॉपिक हैं, ज्योग्राफिकल टेक्निक और यूजीसी नेट पेपर 1, ये जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक केवल यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है, दूसरे सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। उसके बाद से पढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पहला यूनिट पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक मिक्सचर ऑफ गैस का एक मिक्सचर जो कि अर्थ से चिपका हुआ है। अर्थ में ग्रेविटी है और ग्रेविटी के कारण जैसे सारे एलिमेंट चिपके हुए हैं उसी तरह गैसों का जो मिक्सचर है वो भी अर्थ से चिपका हुआ है, और इसी गैसों के मिक्सचर को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो लगभग 16 से 29,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन मूल रूप से जो 97% जो एटमॉस्फेयर है वो केवल 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। तो ये है एटमॉस्फेयर लगभग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है, और ये गैसों का मिक्सचर है जो कि अर्थ से चिपका हुआ है। अब समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किन किन एलिमेंट से बना हुआ है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का बात हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर मिलकर बना हुआ है गैसों से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से। गैसेस में 99.99% जो गैस है वो केवल चार गैसेस है, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। ये चारों गैसें ही 99.99% गैस जो है एटमॉस्फेयर को कवर किए हुए हैं। इन चारों गैसों को मेजर गैस कहा जाता है। उसके बाद जो गैस का कैटेगरी आता है वो होता है माइनर गैस। माइनर गैस में कौन कौन है? मीथेन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है, जियोन है और ओजोन है। तो इस पूरे चार्ट को आशा करता हूँ आप सभी याद कर लेंगे, क्योंकि ये चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है, और ये चार्ट अपने जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में भी ये चार्ट लिखना ज़रूरी है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये मटेरियल जो है, जो भी इसके परसेंटेज है, कितना अमाउंट है, वो सारा याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। तो कम से कम मेजर गैसेस के जितने भी जो भी उनका अमाउंट है उसको आप जरूर याद रखें। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में। तो गैसेस में सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। देखिए, इस पॉइंट में आपको लिखना क्या है, इस पॉइंट पे लिखना है उसका अमाउंट।
नाइट्रोजन कितना अमाउंट में पाया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो अमाउंट तो वहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है, 78.084% ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाया जाता है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, विशेषता ये है कि ये केमिकली इनएक्टिव गैस होता है। ये केमिकली एक्टिव नहीं होता है और ज़्यादा वो केमिकली रिएक्शन नहीं करता है एटमॉस्फेयर में। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये एक ऐसा गैस है जो प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट इसको ही अपना न्यूट्रिशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और यही नाइट्रेट जो है प्लांट का भोजन बनता है। नाइट्रेट को प्लांट जो है अपना रूट ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपना भोजन के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये 3 तरह से होता है। पहला होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद से पीज हैं, पीज मतलब कि ये जो मटर के जो पौधे होते हैं, जो मूंगफली के पौधे होते हैं, ये पौधों के जो जड़ होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और तीसरा जो प्रक्रिया है वो है लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट में बदलता है। और ये सब चीज़ें जो है हम लोग जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में तो बेहतरीन और अच्छा समझेंगे कैसे होता है। उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब होता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन में बदलना। नाइट्रेट से नाइट्रोजन कैसे बदलता है, जो नाइट्रेट प्लांट के सेल्स में एक्सेप्ट किए गए हैं वो सारे प्लांट के मरने के बाद या जीवों के मरने के बाद जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर डिसइंटीग्रेटिंग बैक्टीरिया जो पौधों और प्लांट और एनिमल को जो सड़ते गलाते हैं या फिर डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो सब क्या करते हैं, उस सेल को तोड़ेंगे और नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में तब्दील कर देंगे और इस तरह से नाइट्रोजन फिर से वातावरण में वापस आ जाएगा। तो इस तरह का एक साइकिल बनता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो केमिकली बहुत ही एक्टिव गैस होता है और ये बहुत सारा रिएक्शन करता है। जब लोग जियोमॉर्फोलॉजी और दूसरे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऑक्सीजन कितना एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन जो है 20.9476% पाया जाता है और ये बहुत ही वाइटल गैस है क्योंकि ये हमारे सांस लेने में, जीवों के सांस लेने में के उपयोगी है। और दूसरा ये फ्यूल के कंजप्शन में किसी भी चीज़ के जलने में सहायक होता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट बन जाता है। ये जो है वो लगभग 100 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो केवल 16 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड महत्वपूर्ण और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला गैस है आर्गन। आर्गन भी केमिकली बहुत ही इनएक्टिव रहता है। ये अर्थ क्रस्ट पे और सी वाटर में पाया जाता है और इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है और फ्लूरोसेंट लाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि अभी पॉल्यूटेंट के रूप में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक और पॉल्यूटेंट वाला गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना रहे तो पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी और वो बर्फ़ का गोला बन जाएगी। और उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो वेजिटेशन भी नहीं होगा। वेजिटेशन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इसीलिए वेजिटेशन के लिए पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है और पृथ्वी को ठंड से बचने के लिए, पृथ्वी बर्फ का गोला ना बन जाए, इससे बचाने के लिए भी जरूरी है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा हानिकारक होती है क्योंकि ज़्यादा मात्रा होने से जो समुद्र एसिडिक होने लगते हैं और ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। तो ये जो है बहुत डेंस गैस है और इसीलिए ये केवल 30 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ माइनर गैसेस में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, पहला है मीथेन। मीथेन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखने में काम आता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है। और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मीथेन गैस आता है, तो मीथेन गैस का एक तो नेचुरल सोर्स है, लेकिन और भी क्या सोर्स है जहाँ से वो मीथेन गैस ज़्यादा बनता है। तो मीथेन गैस बनता है पैडी कल्टीवेशन से। पैडी कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, काफ़ी समय तक
मिट्टी को भिगा के रखा जाता है, उसमें पानी को जमा करके रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जहाँ भी मिट्टी में पानी जमा रहेगी वहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। और उसके साथ ही साथ जो गौ पालक होते हैं, गाय का पालना या फिर जितने भी पशु होते हैं उनके पालन पोषण से जो मल मूत्र पैदा होता है, गायों के मल मूत्र, भैंसों के मल मूत्र से भी मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। उसके बाद माइनर गैसों में जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है वो है ओजोन। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि सेकेंड लेयर है। 15 से 50 किलोमीटर में, 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसका ये 15 से 50 किलोमीटर की मोटाई में एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के में पाया जाता है। इसके अगले वाले साइड में जब हम जब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर, वहाँ पे हम लोग देखेंगे ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोगों को बचाता है। अगर वो यूवी रेस यहाँ तक पहुँच जाए, सरफेस तक पहुँच जाए, तो मनुष्य के स्किन कैंसर करेंगे और आई डैमेज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, लगातार हम लोग खतरनाक रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, टेट्राफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये लगातार ओजोन गैस का ये जो लेयर है वो पतला होता जाता है। तो ओजोन गैस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग आते हैं वाटर वेपर पे। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर ये भी एक तरह का गैस है और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। 90% जो वाटर वेपर होता है वो केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है और उसका भी 50% जो है वो केवल 2 किलोमीटर तक ऊंचाई पाया जाता है। वाटर वेपर क्योंकि बहुत भारी होता है इसीलिए ये एटमॉस्फेयर के सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है। उसके बाद आता है डस्ट पार्टिकल और एरोसोल्स। डस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है जो मिट्टी के धूल कण, जो मिट्टी होती है, जो धूल होते हैं, जो सूखी मिट्टी होती है, वो ही उसी को डस्ट पार्टिकल कहते हैं। वो हवा के साथ उड़ जाती है। जो मोटी धूल के कण होते हैं वो तुरंत बैठ जाती है मिट्टी में फिर से आके सरफेस पे, लेकिन जो छोटे मिट्टी के कण होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर तक जाते हैं। डस्ट पार्टिकल और एरोसोल्स में यही अंतर है कि डस्ट पार्टिकल थोड़ा मोटे कण होते हैं और एरोसोल बहुत ही फाइन और बहुत ही महीन कण होते हैं। एरोसोल्स जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं। तो ये जो है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डस्ट पार्टिकल और एरोसोल्स भी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण बारिश होती है, जो कि हम लोग बाद में प्रिसिपिटेशन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि डस्ट पार्टिकल और एरोसोल्स का क्या रोल है बारिश कराने में। और इन्हीं के कारण जो सूर्य सुबह और शाम को जो लाल दिखता है उसमें भी एरोसोल्स और डस्ट पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ ही साथ जो हीट बजट पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग समझेंगे कि डस्ट पार्टिकल एरोसोल्स जो है किस तरह से पृथ्वी के हीट बजट को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन क्या है। एरोसोल्स जो है वो सी सॉल्ट से आते हैं, कार्बन सूट से आते हैं या वॉल्केनिक डस्ट से ये एरोसोल्स आते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, एटमॉस्फेयर कैसे गठित है, कौन कौन से लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। तो इसको अगर हम लोग केमिकली क्लासिफाइड करें तो इसमें 2 लेयर बनते हैं, एक होता है होमोस्फीयर, एक होता है हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर जो है वो 85 किलोमीटर तक पाया जाता है होमोस्फीयर। और होमोस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि होमोस मतलब हो गया कि एक समान, जो एक जैसा हो। तो इसमें जो भी गैस होते हैं वो गैस जो है उसका डेंसिटी तो चेंज होते जाता है लेकिन उसका प्रोपोर्शन जो है लगभग समान रहता है। लेकिन कुछ गैसों को छोड़ दिया, जैसे वाटर वेपर को और पॉल्यूटेंट्स को और ओजोन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी गैस है वो सारे लगभग एक ही प्रोपोर्शन में होमोस्फेयर में रहते हैं। क्योंकि पता है ओजोन तो 15 से 50 किलोमीटर के अंदर ही मिलेंगे, पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के निचले स्तर में ही मिलेंगे और वाटर वेपर तो लगभग 6 किलोमीटर तक ही मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। इसीलिए इसका प्रोपोर्शन जो है वो इन तीनों को छोड़ के लगभग सारे गैस का प्रोपोर्शन एक समान पूरे एटमॉस्फेयर में रहता है, होमोस्फेयर में रहता है। तो होमोस्फेयर जान गए। उसके बाद से देखते हैं हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर का समझ में आ रहा है, शब्द से समझ में आ रहा है कि जो परिवर्तनशील हो, अलग अलग हो, अंतर हो उसमें, तो हेट्रोस है। हेट्रोस्फेयर जो है 85 किलोमीटर से लेके लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंत तक, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, जहाँ से एक्चुअल स्पेस शुरू हो जाता है वहाँ तक हेट्रोस्फेयर पाया जाता है। हेट्रोस्फेयर जो है इसमें किसी तरह का गैसेस में मिक्सचर नहीं होता है, ये बहुत ही स्टेबल और बहुत ही शांत लेयर है, इसमें किसी तरह का मूवमेंट है, इसीलिए किसी भी गैस का मिक्सचर नहीं होता है, कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता है। और इसीलिए जो है अलग अलग गैसों का लेयर भी पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन का लेयर होता है, हीलियम का लेयर होता है, हाइड्रोजन का लेयर होता है, नाइट्रोजन का लेयर होता है। तो अलग अलग गैसों का लेयर भी पाया जाता है। इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी होता है।
तो अब हम लोग आते हैं होमोस्फेयर में। होमोस्फेयर जो है होमोस्फेयर के कुछ लेयर्स हैं। मूल रूप से होमोस्फेयर के 3 लेयर में बांटा जाता है। तो सब पहला लेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो होमोस्फेयर का सबसे पहला और सबसे निचला लेयर है। देखिए ये ट्रोपोस्फेयर है, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये एकदम धरातल से सटा सबसे पहला लेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है इक्वेटर पे, और जो है पोल्स पे जो है वो 8 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, क्योंकि वो पता होगा कि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे ऊंचाई कम रहती है, तो इसलिए वहाँ पे 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। ग्रेविटी भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम होता है, इसलिए वो 8 किलोमीटर तक वहाँ पे पोल्स पे, और इक्वेटर पर 15 किलोमीटर पर। और ये समय के साथ और सीजन के साथ वेरी करता है, जगह के साथ वेरी करता है, इवन राइटर और बुक के साथ भी वेरी करता है। अलग अलग बुक, अलग अलग राइटर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो है एनसीईआरटी से और दूसरे गवर्नमेंट के रिलाइड जो विश्वसनीय वेबसाइट है वहाँ से मैंने देखा है। तो वहाँ पे 15 किलोमीटर दिया हुआ है, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये याद रखिए कि जो ये जितने भी लेयर्स हैं उन लेयर्स में क्या क्या पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो पॉइंट लिखना जो बहुत ज़रूरी है, हाइट कितना है, और दूसरा जो पॉइंट है वो होगा लैप्स रेट या टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है उस लेयर का, उस लेयर में टेम्परेचर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो कितना घटता है, 6.5 डिग्री सी प्रति सी मतलब सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊंचे जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर कम होते होते जो ट्रोपोस्फेयर का जो एकदम ऊपरी लेयर है, ऊपरी भाग है, मतलब लगभग 15 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक, वहाँ तक जाते जाते टेम्परेचर हो जाता है -50 डिग्री टू -60 डिग्री, कभी कभी ये -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। 80% टोटल एटमॉस्फेयर का जितना एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास है उसका 80% जो है इसी लेयर में पाया जाता है, और 99% जो टोटल एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर है वो सारा इसी लेयर में पाया जाता है। और इस लेयर को कन्वेक्टिव रीजन कहा जाता है। कन्वेक्टिव रीजन क्यों कहा जाता है, कन्वेक्टिव रीजन क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेशन, आंधी, बाढ़, तूफान, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जितने भी क्रियाएं होती हैं हवाओं संबंधी, बादल संबंधी, जितने भी बादल बनते हैं, जो भी चीज़ दिखती हैं वो सारा ही इसी लेयर में बनता है, इसी लेयर में दिखता है। इसीलिए इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, या फिर कन्वेक्टिव रीजन भी कहा जाता है, या अनस्टेबल लेयर भी कहा जाता है। उसके बाद से आता है ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब होता है शांत। ट्रोपोपॉज जो है एक लेयर है जो कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में पाया जाता है। और ये जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि ये दोनों लेयर के बीच में है। एक ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि ये शांत मंडल है, इसमें किसी तरह का मिक्सिंग नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है, किसी टेम्परेचर में ना चेंज होता है, ना ही गैस से में ज़्यादा मिक्सचर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ये लगभग जो है 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर की क्या खासियत है, विशेषता क्या है, तो विशेषता, पहला विशेषता तो यही है कि इसका लोअर जो लेयर होता है वो आइसोथर्मल होता है, उसमें किसी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर समान बना रहता है। और ये लेयर जो है ये बहुत ही स्टेबल लेयर है, बहुत ही शांत लेयर, इसीलिए इसको हिंदी में शांत मंडल भी कहा जाता है। इस लेयर में 20 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके बाद से टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है, टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। तो शुरुआती समय में पहला लेयर में ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, 50 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री से -15 डिग्री तक हो जाता है। उसके बाद से देखते हैं कि इसमें ये लेयर इतना स्टेबल, इतना शांत है कि इस लेयर में आसानी से जो है सुपरसोनिक जो जेट विमान है वो उड़ाए जा सकते हैं। इसीलिए जितने भी सुपरसोनिक जेट विमान हैं वो इसी लेयर से होकर सफर अपना करते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस लेयर में 90% ओजोन इसी लेयर में पाए जाते हैं, लगभग 15 से 50 किलोमीटर में। और ये ओजोन लेयर, जैसा कि पहले बताया, ये UV रेस को एब्जॉर्व कर लेते हैं और हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। इस लेयर में कभी कभी सीरस क्लाउड्स बनते हैं। सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं, सीरस क्लाउड्स ये होते हैं, ये सारे सीरस क्लाउड्स हैं, अभी आपने देखा होगा। तो सीरस क्लाउड्स होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं, ये कभी कभी इस लेयर में बनते हैं। तो ये उनका और जो है इस लेयर को स्ट्रेटोस्फियर या फिर इसको ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है, क्योंकि इस लेयर में ओजोन पाया जाता है, इसलिए इसको ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। जैसा कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपॉज था, ट्रोपोपॉज था, उसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में होता है स्ट्रेटोपॉज। और स्ट्रेटोपॉज जो है वो भी एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है और इसी में किसी तरह का मिक्सिंग नहीं होता, ये भी एक शांत
लेयर के रूप में दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद से आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ये लेयर जो है लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये होमोस्फीयर का लास्ट लेयर होता है। टेम्परेचर इसमें क्या आता है, टेम्परेचर देखिए तीनों जितने भी लेयर्स में जाएंगे, एक में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा होता है। ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मेसोस्फीयर में आके ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होने लगता है। और टेम्परेचर इतना कम होता है कि लगभग -130 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। और इस लेयर की एक और विशेषता है कि लगभग 75 से 85 किलोमीटर के बीच में इस लेयर में जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर का जो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री का क्षेत्र है, उसमें एक नॉक्टिलुसेंट क्लाउड देखे जाते हैं। अब ये नॉक्टिलुसेंट क्लाउड क्या होता है, क्यों बनते हैं, ये सारे हम क्लाउड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये होता है, ये देख लीजिए पिक्चर, ये है नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। उसके बाद आते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। थर्मोस्फीयर का नाम थर्मोस पड़ा है क्योंकि ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 1200 डिग्री सी तक टेम्परेचर पहुँच चला जाता है, 350 किलोमीटर ऊंचाई तक। और जब 650 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं तो टेम्परेचर पहुँच जाता है 2000 डिग्री सी। तो सोचिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इसीलिए कारण से इसको हम लोग थर्मोस्फीयर का नाम देते हैं। इसका हाइट क्या है, 85 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर इसका हाइट है। और इस लेयर में जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जितने भी गैस हैं वो अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं रह पाते हैं और वो आयनीकृत हो जाते हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसमें जो है एक ऑरोरा जो लाइट्स होते हैं वो भी इसी लेयर में बनते हैं, दोनों पोल्स पे, नॉर्थर्न पोल्स पे और साउथर्न पोल पे जो ऑरोरा लाइट्स दिखते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं उसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब कि बाहरी मंडल। ये जो है 650 किलोमीटर से लेके जहाँ तक हम लोग एटमॉस्फेयर है वहाँ तक ये पाया जाता है। और इसमें जो है रेयरली कोई गैस मिलता है, गैसेस बहुत कम नाम मात्रा की मिलती हैं। मैक्सिमम जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही केवल इसमें पाई जाती हैं। तो ये रहा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेशन और हीट बजट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।